चलिए तो बात करते हैं अब हम लोग हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ये बताता है कि किसी भी पॉपुलेशन में अगर हम नंबर ऑफ जीन्स देखें या टोटल नंबर ऑफ जीन्स देखें तो वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। और उन्होंने एक ये हाइपोथेटिकल या एक कहें कि आइडियल सिचुएशन ली है। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि अगर ऐसी चीज़ें न हों तो हमेशा एक पॉपुलेशन में जो जीन काउंट रहेगा, जितने भी एलिल्स हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, जितने भी जीन्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट बने रहेंगे। तो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए उन्होंने चीज़ बताई है और रिसेसिव, तो दोनों ही जो एलिल्स हैं वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में हमेशा कांस्टेंट बने रहेंगे। अब ये एक आइडियलिस्टिक या हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जब हम इस सिचुएशन को देखते हैं और फिर उसके बाद में देखते हैं कि अगर क्योंकि एक पॉपुलेशन में अगर हमने ये चीज़ मान ली है कि जो जीन्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, तो अगर उसमें कोई भी चेंज आ रहा है, जीन पूल में कहीं पे भी कोई भी चेंज आ रहा है, तो वो ये चीज़ दर्शाती है कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हुआ है और कितने डिग्री का हुआ है या कितना ज़्यादा या कितना कम हुआ है। तो सबसे पहले हम इनके पोस्टुलेट समझ लेते हैं कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम दैट इज एलिल फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। किसी भी पॉपुलेशन में जो एलिल फ्रीक्वेंसी होती है, जो हम लोगों ने बात करी कि जितने भी जीन्स होते हैं, भले ही वो डोमिनेंट हों रिसेसिव हों किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है जनरेशन टू जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब भी अपन जाएंगे तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो जीन्स है काउंट है वो हमेशा कांस्टेंट बना हुआ रहेगा। या ये कहें कि द जीन पूल टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। अब सम टोटल ऑफ ऑल द एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। और जब हम डोमिनेंट कैरेक्टर वाले एलील की और रिसेसिव कैरेक्टर वाले एलील की जो फ्रीक्वेंसी देखेंगे और उनको अगर एडअप करेंगे तो वो हमेशा 1 होगा। मतलब डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी वो कितना अपीयर हो रहा है, रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी वो कितनी बार अपीयर हो रहा है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो वो चीज़ निकल के आएगी 1। उन्होंने लिया P एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलिल एंड Q एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल। सो डोमिनेंट एलिल की सॉरी यहाँ पे अपन ले लेते हैं ये Q। Q is the frequency of recessive allele and P is the frequency of dominant allele. So P स्क्वायर जो हुआ वो हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। मतलब जब भी कंडीशन कैपिटल ए होगी तो दैट इज P स्क्वायर। मतलब एक की हमारी जो थी फ्रीक्वेंसी वो थी हमारी P स्मॉल p, और अगर दो डोमिनेंट कैरेक्टर आ गए तो P मल्टीप्लाइड बाय P हो गया, P मल्टीप्लाइड बाय P इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट की होगी आपकी P स्क्वायर। वहीं रिसेसिव की होमोजाइगस कंडीशन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपका Q स्क्वायर। और जो हम लोगों ने फिनोटाइपिक रेशियो देखा था, अगर आप लोगों को याद हो तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने जब क्रॉस करवाया था तो वहाँ पे जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है वो 1:2:1 आता है। दो जो रहते हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जो दो ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो 2 मल्टीप्लाइड बाय PQ, मतलब दो हेट्रोजाइगस कंडीशंस बनेगी जहाँ पे एक डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा और एक अपना एक डोमिनेंट जीन रहेगा और एक रिसेसिव जीन रहेगा। ऐसे दो F1 जनरेशन में ये कहें अपन या F2 जनरेशन में इस तरह के ऑर्गेनिजम्स आएंगे, तो उनकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी 2PQ। अब हम लोगों ने बात करी थी कि जितने भी जीन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है P प्लस Q इज इक्वल टू 1। तो यहीं से अगर आप देखें तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1 अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। इट इज़ नथिंग बट द सिंपल जो हम लोगों ने बचपन में फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन द सेम वे जो आपका p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो निकल के आएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो सेम
इक्वेशन आई है 1 का स्क्वायर करेंगे अपन तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो फिर से हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस कंडीशन वाले हम जीन्स देखें, हेट्रोजाइगस के देखें और इनको भी जब हम एडअप करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 1 आता है। दैट मीन्स उनकी भी फ्रीक्वेंसी आती है 1। तो अब अगर कहीं पे हम ये देखते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है तो वो चीज़ ये बताती है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में अगर इसमें चेंज आ रहा है तो वो चीज़ ये बताती है कि कितना इवोल्यूशन हुआ है। तो यही बेसिक हमारा हार्डी एंड वैनबर्ग प्रिंसिपल का बेसिक मकसद है और इसी तरह से वो यूज़ आती है। अब हमने ये चीज़ बात करी थी कि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि एक लार्ज पॉपुलेशन ली है और हमने ये माना है कि उसमें जो जीन्स हैं वो सेम के सेम बने रहेंगे। अब सेम के सेम बने रहने के लिए या कांस्टेंट बने रहने के लिए कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना ज़रूरी होगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको समझ में आएगा कि वो कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो ही हार्डी वैनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाइड होगा। अगर इनमें से एक भी कंडीशन डिफरेंट होती है, इसमें चेंज आता है, तो हम ये मानेंगे कि उसमें इवोल्यूशन हो गया। और अब आप समझेंगे कि भाई ये चीज़ कैसे होती है। तो पहला है जीन माइग्रेशन। अब हार्डी वैनबर्ग प्रिंसिपल ने कहा कि किसी भी पॉपुलेशन में जीन्स अगर कांस्टेंट हैं तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, मतलब वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो उस पॉपुलेशन में जीन काउंट जो है वो हमेशा सेम बना रहेगा। तो पहली चीज़ हम लोगों ने बात करी जीन माइग्रेशन, मतलब किसी भी पॉपुलेशन में से कोई भी इंडिविजुअल्स को माइग्रेट करके ना तो कहीं और चले जाना चाहिए, ना ही कहीं और से उस पॉपुलेशन में दूसरे ऑर्गेनिजम्स आके या सेम स्पीशीज़ के दूसरे ऑर्गेनिजम्स आके जुड़ना चाहिए। अगर वो लोग जुड़ेंगे, अगर वो लोग चले गए, यहाँ से माइग्रेशन हो गया तो डेफिनेटली जो जीन्स हैं, नंबर ऑफ जीन्स जो हैं उन वो कुछ ना कुछ चले जाएंगे। कुछ आप ये मान सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर के कुछ लोगों के साथ में जीन्स परमानेंटली ही चले जाएंगे और वो इस पॉपुलेशन में फिर बचेंगे ही नहीं। इसी तरीके से जब कोई दूसरे पॉपुलेशन के लोग यहाँ पे आके जाएंगे, सेम स्पीशीज़ के जो इंटरब्रीड कर सके, वो अगर इस जीन पूल में आके जुड़ जाएंगे तो हो सकता है उनके पास में कोई एक्स्ट्रा जीन्स हो वो जो लाके इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में उन जीन्स को बढ़ा देंगे। तो अगर हार्डी वैनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि जो भी पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं उसमें जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। सेम वे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है कि जब भी सेल डिविजन्स होते हैं तो सेल डिवीजन के दौरान हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनका रिकॉम्बिनेशन होता है। उनके जो क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से रिकॉम्बिनेशन करते हैं और वहाँ पे जीन्स जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं अपनी लोकेशन, या ये कहें हम जो लिंकेज जीन्स रहते हैं वो रिकॉम्बिनेंट पेयर बनाते हैं। तो ये चीज़ कही गई है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी पॉपुलेशन में नहीं होना चाहिए। तो हम ये चीज़ कहें कि मतलब रिप्रोडक्शन किस तरह का होना चाहिए, काइंड ऑफ एसेक्सुअल, जहाँ पे इस तरह के रिकॉम्बिनेशंस पॉसिबल नहीं हो रहे हैं। म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन मतलब जेनेटिक म्यूटेशन, कोई भी पॉइंट म्यूटेशन कह लें आप या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कह लें, तो उसकी भी अनुमति नहीं है। म्यूटेशन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ये भी हुआ तो भी इवोल्यूशन हो जाएगा, स्पीशीज़ के जीन्स बदल जाएंगे। और जो हमने बोला है कि शुरुआत में कि जो जीन पूल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर उसमें म्यूटेशन हो गया तो डेफिनेटली जो हमारे जीन्स हैं, नंबर ऑफ जीन्स हैं वो बदल जाएंगे या डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स उस जीन पूल में आ जाएंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब कोई भी ऐसी आप कहें कि कोई कैलेमिटी ऐसी नहीं आ जाना चाहिए कि कोई पॉपुलेशन में से दूसरे कुछ लोग सेपरेट आउट हो गए, या कोई अर्थक्वेक आ गया या कोई पैंडेमिक आ गई तो उसके कारण कई सारे पॉपुलेशन में से कई सारे लोग एक्सटिंक्ट हो गए। तो ऐसी कंडीशन भी नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए कोई से। उसके बाद में आते हैं नेचुरल सिलेक्शन पे। तो जो नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस है वो भी नहीं होना चाहिए, इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं
तो फिर किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में हमेशा जो जीन काउंट रहेगा या उसका जो जीन पूल है, नंबर ऑफ रिसेसिव जीन्स, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स, ये सारे के सारे जो जीन्स हैं उस पॉपुलेशन में हमेशा कांस्टेंट बने रहेंगे। और वही बात हम लोगों ने कही कि ये जो चीज़ है ये हमेशा से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक आइडियल सिचुएशन है कि एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में ये सारी चीज़ें जो भी कही गई हैं वो यहाँ पे वो चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, और वो चीज़ें नहीं होने के कारण उनका जो जीन पूल है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। सेकेंड थिंग, उनमें जो इंटरब्रीडिंग की आप कहें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उस पॉपुलेशन में इंटरब्रीड करने के लिए। दैट मीन्स नेचर उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा है कि हाँ कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है जो बेनिफिशियल है, उसके कारण ऐसी ही पॉपुलेशन को ग्रो करने की या उनकी जो पॉपुलेशन है वही ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि वो फेवरेबल कैरेक्टर है। तो वो चीज़ भी वहाँ पे नहीं हो रही है। और अगर ये कंडीशन बनी रहेगी तो हमेशा जो हार्डी वैनबर्ग प्रिंसिपल ने जो इक्वेशन दी है, जो जीन्स को कांस्टेंट माना है, वो हमेशा यही चीज़ बनेगी कि जो P और Q है अगर हम इनको एडअप करेंगे तो 1 आएगा, और इनकी जो जीन्स की फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा सेम बनी रहेगी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन है जहाँ पे ये चीज़ें ना हो तो हमारी पॉपुलेशन में किसी भी तरीके का इवोल्यूशन नहीं आएगा। अब यहीं पे जो इंपॉर्टेंस है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का, वो चीज़ समझ में आती है कि जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो चीज़ वैसी ही बनी रहेगी। लेकिन अगर इनमें से कोई सी भी चीज़ हुई तो जो हमारे फ्रीक्वेंसी है, जीन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो चीज़ चेंज होगी, और वो जिस हिसाब से चेंज होगी, जितना चेंज आएगा, वो चीज़ ये बताएगी कि किसी भी पॉपुलेशन में जो इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि अब जो जीन्स की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही है। वो जो हमारा जो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 आ रहा था, या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 आ रहा था, अब वो चीज़ 1 से चेंज होगी। और ये जब चेंज होगी, जितना ज़्यादा चेंज होगा वो चीज़ हम बता सकते हैं कि वहाँ पे इवोल्यूशन कितना हुआ है। तो ये चीज़ थी हमारी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की। तो अब यहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं कि जीन माइग्रेशन और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। Gene migration, when migration of a section of population to another place or population occurs, gene frequency change in the origin and original as well as in the new population. जब भी माइग्रेशन होता है, कोई सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो जीन्स जो है, नंबर ऑफ जीन्स जो हम लोगों ने बात करी कि कई ऐसे जीन्स होंगे जो उस पॉपुलेशन के साथ ही मूव कर जाएंगे, और शायद वो अपनी पेरेंट पॉपुलेशन में से वो सारे जीन्स वहाँ से गायब ही हो जाए। तो ये चीज़ वहाँ आती है, और ये चीज़ होने से अब जो नई पॉपुलेशन जाएगी उसमें वही जीन्स इनहेरिट होते जाएंगे, पुरानी जो पॉपुलेशन है उसमें से वो जीन्स गायब हो जाएंगे, और ये चीज़ जब आगे आने वाले ऑफस्प्रिंग में ये चीज़ें चलेंगी तो उनमें वो जीन्स पाए नहीं जाएंगे, और हो सकता है कि आने वाले समय में नई तरह की स्पीशीज़ डेवलप हो जाए। इसी में हम लोगों ने बात करी थी कि इमिग्रेशन होता है और इमिग्रेशन होता है। सम जीन्स एलिल लॉस्ट, एमिग्रेशन मतलब जब जो पॉपुलेशन में से कुछ लोग बाहर चले जाएं तो उसमें एमिग्रेशन हो जाएगा। इमिग्रेशन मतलब उसमें आके जुड़ जाए तो नए जीन्स और नए एलिल्स आ जाएंगे, दैट मीन्स इवोल्यूशन हो जाएगा। व्हेन जीन माइग्रेशन ऑकर्स मल्टीपल टाइम्स, जब ये चीज़ बार बार होती है तो कई सारे जीन्स जो हैं वो एलिमिनेट ही हो जाते हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से। इट इज़ कॉल्ड जीन फ्लो। और इस तरीके से जब बार बार एक ही पॉपुलेशन में से जीन्स बाहर चले जाते हैं निरंतर जाते जाते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं जीन फ्लो। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की हम लोगों ने बात करी, वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, जब गैमेटोजेनेसिस होता है मियोसिस के द्वारा तब ये चीज़ होती है। म्यूटेशन की बात करी, प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन व्हेन सिलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप्स। ओवर फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट इन अ स्पीशिएशन। तो हमको सभी को पता है कि जब भी म्यूटेशन होता है तो कई बार ये चीज़ होती है कि एक नई की नई स्पीशीज स्पॉन्टेनियसली एकदम से ही जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज ही बन के उभर आती हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट की हम लोगों ने बात करी, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन अ स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस।
Sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. The original drifted population becomes founder and effect is called as founder effect. तो वही जो बात करी हम लोगों ने कि कई बार क्या होता है कि जो पॉपुलेशन में से कुछ लोग अलग हो जाते हैं, उनमें जो जीन्स होते हैं वो पेरेंट पॉपुलेशन से डिफरेंट हो जाते हैं, और वही जब इंटरब्रीड करके आगे बढ़ते हैं तो वो एक नई स्पीशीज़ ही बन जाती है. तो जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, जो फर्स्ट मेंबर्स वहाँ पे गए थे ड्रिफ्ट होके, वो उसके फाउंडर मेंबर कहलाते हैं. कि इस पॉपुलेशन की उत्पत्ति आप ये कहें तो वो एज अ फाउंडर मेंबर कहलाते हैं, और ये चीज़ कहलाती है आपकी फाउंडर इफेक्ट. इसी में एक बॉटल नेक इफेक्ट भी आ जाता है कि जब कभी कोई ऐसी पैंडेमिक आ जाए या कोई अर्थक्वेक आ जाए या आपके वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, तो उसके कारण क्या होता है कि मेजर पॉपुलेशन जो होती है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है और कुछ ही लोग वहाँ पे बच जाते हैं. अब ये जो कुछ भी लोग बच जाएंगे, थोड़े से ही लोग बच जाएंगे, वो जब आके होके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे तो उस पॉपुलेशन में से जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं वो वाले जीन्स हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, उस पॉपुलेशन से बाहर हो जाएंगे, उस जीन पूल में से बाहर हो जाएंगे. और ये जो अब नई पॉपुलेशन बनेगी इंटरब्रीड करके, वो हो सकता है उसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे रहें कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन बन जाए, ये चीज़. तो ये चीज़ कहलाती है द ओरिजिनल डिफरेंट पॉपुलेशन बिकम्स. दिस इज़ कॉल्ड एज बॉटल नेक इफेक्ट. एंड दिस जो हम लोगों ने फाउंडर इफेक्ट की बात करी कि वो एक पॉपुलेशन से जब कुछ लोग अलग होकर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके वही इंटरब्रीड करके नई पॉपुलेशन बना लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज योर फाउंडर इफेक्ट. तो अब बात कर लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन की. नेचुरल सिलेक्शन का मतलब हुआ कि नेचर कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को किस तरीके से फेवर कर लेता है और किस तरीके से नेचर जो है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए को सिलेक्ट करते हुए आगे पॉपुलेशन बढ़ाने में मदद करता है. इस चीज़ को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं. अ प्रोसेस इन विच A process in which heritable variations enabling better survivor are enabled to reproduce and leave greater number of progeny. मतलब वही चीज़ हुआ जो अभी हम लोगों ने बात करी कि नेचर क्या करता है कि जो पर्टिकुलर कैरेक्टर फेवरेबल होता है उस पर्टिकुलर आप कहें हैबिटेट के लिए, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को तो वो फेवर करता है, लेकिन दूसरे जो कैरेक्टर्स आए उनको वो फेवर नहीं करता. तो इसके कारण जो अनफेवरेबल कैरेक्टर्स होते हैं वो आप कहें उनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं पाती, और जो फेवरेबल कैरेक्टर्स हैं उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जाती है. तो इस तरीके से जो नेचर के द्वारा सिलेक्ट करी गई प्रोजेनी होती है, ये चीज़ कहलाती है आपकी नेचुरल सिलेक्शन. अब ये नेचुरल सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसको हम तीन तरीके से समझ सकते हैं. नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन ऑफ अ पॉपुलेशन, डायरेक्शनल एंड डिसरप्शन. मतलब किसी भी पॉपुलेशन में इस तीन तरीके से नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है. तो यहाँ पे इस डायग्राम से हम इस चीज़ को, इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. पहली बात करी हमने स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड डिसरप्टिव. तो पहली चीज़ थी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. सबसे पहले हम इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या, ये चीज़ है क्या. तो यहाँ पे जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप ये मानिए कि कोई भी पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम लेके चलते हैं. जैसे अगर हम लोग बात करें ह्यूमंस की ही, अगर हम बात करें, ये आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को ले सकते हैं. तो अगर हम उसमें एक हाइट की बात करें तो हाइट में हम देखेंगे कि कुछ लोग बहुत छोटे होते हैं, कुछ लोग बहुत लंबे होते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो आप कहें मीडियम हाइट की होती है. तो यही चीज़ यहाँ पे भी इस ग्राफ में हमको चीज़ समझ में आ रही है कि आप ये माने कि जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे है और जो राइट हैंड साइड पे है वो चीज़ दिखा रही है कि एक्सट्रीम कैरेक्टर्स किस हिसाब से हैं, और जो बीच में आपको पहाड़ जैसा उठा हुआ दिख रहा है ये चीज़ बता रही है कि जो मिडिल वाले लोग हैं, मिडिल कैरेक्टर मतलब उसमें दोनों के बीच में जो कैरेक्टर्स आते हैं वो किस हिसाब से लोग होते हैं या वो ऑर्गेनिज्म किस हिसाब से होते हैं. तो किसी भी पॉपुलेशन में किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो एक्सट्रीम्स होंगे वो कम होंगे, लेकिन उसके जो
आप कहें कि बीच की स्थिति होगी या हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन जिसकी हम बात करते हैं, उनका परसेंटेज जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो अब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक्सट्रीम कैरेक्टर होना उतना फायदेमंद नहीं है, लेकिन अगर बीच में उन दोनों कैरेक्टर्स के बीच की अगर हम बात करें तो वो चीज़ होना फायदेमंद है। तो इस चीज़ को अगर हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर, जो मीन कैरेक्टर होगा, मीन कैरेक्टर वाले लोग यहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो इसी चीज़ को अगर हम सिकल सेल एनीमिया के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की, तो एक बड़ा एरिया जो हमारा जहाँ पे मलेरिया फैल्सिपेरम फैलता है, अफ्रीका का जो इलाका है जहाँ पे मलेरियल फैल्सिपेरम फैलता है, तो वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के कैरियर लोग होना, सिकल सेल एनीमिया के कैरियर लोग होना वो फायदेमंद चीज़ है। अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है तो वो आपका मलेरियल फैल्सिपेरम होने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। वहीं अगर हम लें कि जो इंडिविजुअल जिनको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, मतलब जो प्योर रिसेसिव हो जाते हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए, तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है क्योंकि सारे ही आरबीसीज जो होंगे वो सिकल शेप्ड हो जाएंगे। तो वहाँ पे अगर हम ये माने कि नेचर ने इस तरह की व्यवस्था करी है कि जो मीन कैरेक्टर वाले हैं, मतलब जो कैरियर वाले हैं, जो सिकल सेल एनीमिया को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं, वो जो मीन कैरेक्टर वाले लोग हैं वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो उस पर्टिकुलर एरिया में देखा भी यही गया है कि जो सिकल सेल एनीमिया के कैरियर लोग हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। इसी तरीके से पुराने कई लेक्चर्स में हम लोगों ने ये चीज़ बात करी थी, एक आध बार बात करी थी कि जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो बॉम्बे के जो रीजन है वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। उसका क्या बेनिफिट है क्या नहीं ये तो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन उस पर्टिकुलर रीजन में वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप ज़्यादा पाया जाता है। तो वही चीज़ें हैं कि भाई वो मीन कैरेक्टर जो है वो चीज़ एनहेंस होके आती है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पहला चीज़ है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में, तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में हम ये देखेंगे कि जो दोनों तरफ एक्सट्रीम्स हैं वहाँ पे जो ग्राफ है वो ना बढ़ के जो सेंटर पोजीशन है वहाँ पे जो ग्राफ है मतलब उनकी पॉपुलेशन जो है वो चीज़ बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन की। डायरेक्शनल सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, यही चीज़ जो हम लोगों ने अभी बात करी कि किसी भी पॉपुलेशन में कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो हमने तीन चीज़ें बात करी हैं कि एक एक्सट्रीम हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर, आप मान लें इस चीज़ को कि एक हो गया एक्सट्रीम डोमिनेंट कैरेक्टर का, एक हो गया रिसेसिव कैरेक्टर का, और एक हो गया जो मीन कैरेक्टर है उस चीज़ का। तो मिडिल पोर्शन हो जाएगा मीन कैरेक्टर जो मिडिल वाला है। अब किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में क्या चीज़ हो रही है, जो इंडिविजुअल्स हैं जो ऑफस्प्रिंग्स बन के उभर के आ रही हैं उनके लिए ना तो दोनों एक्सट्रीम कैरेक्टर में से कोई एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम कैरेक्टर फेवरेबल नहीं है, मीन कैरेक्टर भी फेवरेबल नहीं है, लेकिन जो एक्सट्रीम कैरेक्टर है उनमें से जो कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर उनके लिए नेचर के लिए फेवरेबल कंडीशन में है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है उस समय पे हमारा जो ग्राफ होगा वो सेंटर से या तो राइट हैंड साइड, अगर हम माने कि राइट हैंड साइड में हमने डोमिनेंट कैरेक्टर को रख रखा है तो या तो डोमिनेंट कैरेक्टर की साइड या रिसेसिव कैरेक्टर की साइड में जो हमारा ग्राफ है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन होने पर जो हमारा ग्राफ है उसमें जो पॉपुलेशन हमको दिखेगी वो किसी न किसी पर्टिकुलर एक्सट्रीम कंडीशन वाले कैरेक्टर को फेवर करती हुई दिखेगी। तो ये वाला जो ग्राफ हो जाएगा वो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें डिसरप्टिव सिलेक्शन की, तो डिसरप्टिव सिलेक्शन में चीज़ क्या हो रही है, जो हमारा मीन कैरेक्टर है, मीन कैरेक्टर जो है वो नेचर के द्वारा फेवर नहीं किया जा रहा है। मतलब वो जो पॉपुलेशन है, पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, उसमें अगर मीन कैरेक्टर होता है तो वो एक एडवांटेजियस कंडीशन ना होते हुए डिसएडवांटेजियस कंडीशन है। तो नेचर में वो
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो धीरे 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 एक्सटिंक्ट होते जाएंगे। मतलब वो नेचर उनको वो हैबिटेट में वो पर्टिकुलर मीन कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सरवाइव नहीं कर पा रहे। उसके कोई भी कारण हो सकते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका डिसरप्टिव सिलेक्शन का। सैल्मोनेला सैल्मन करके एक फिश होती हैं। तो फिश, उन फिशेस में क्या पाया गया है कि जो अगर साइज में बड़ी होती हैं वो, और जो साइज में छोटी होती हैं वो, नेचर उनको फेवर करता है। लेकिन जो साइज के मिडिल वाले होते हैं या मीन साइज वाली जो फिशेस होती हैं, वो फिशेस सर्वाइवल के लिए उतनी ज़्यादा फिट नहीं होती। वो इसलिए नहीं हो पाती, या आप कहें कि वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए उतनी ज़्यादा फिट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि जो छोटी फिशेस हैं वो बड़ी फिशेस से छुपते हुए अपनी प्रोजनी को बढ़ा लेती हैं। जो बड़ी फिशेस हैं वो छोटी फिशेस जो मीन लेंथ वाली फिशेस हैं उनको डरा के भगा देती हैं, तो वो उतने अच्छे से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। और जो बड़ी फिशेस हैं वो अपने बड़े आकार के कारण, डोमिनेंस के कारण वो अपनी प्रोजेनी को बढ़ा लेती हैं। तो जो मीडियम आकार की फिशेस होती हैं वो वहाँ पे उनके सर्वाइवल के चांसेस धीरे धीरे कम होते जाते हैं और उनकी पॉपुलेशन कम होती जाती है। तो इस तरीके का जो सिलेक्शन होता है जहाँ पे दोनों एक्सट्रीम को, मतलब एक आप कहें रिसेसिव कैरेक्टर को और डोमिनेंट कैरेक्टर को फेवर किया जाता है, मीन कैरेक्टर को छोड़ दिया जाता है, या मीन कैरेक्टर को फेवर नहीं किया जाता है नेचर के द्वारा। तो ये वाला जो चीज़ कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एज डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो उसका इस तरीके से ग्राफ बनता है। वही चीज़ जो हम लोगों ने बात करी कि अगर हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करें, फिनोटाइपिक कैरेक्टर की किस तरीके से वो एक्सप्रेस होता है किसी भी पॉपुलेशन में, तो वो ये एक नॉर्मल ग्राफ है जिसको होना चाहिए था, जिस तरीके का होना चाहिए था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें स्टेबलाइजिंग कैरेक्टर की, तो वहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो सेंटर से ऊपर उठ जाएगा। जो आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन है उसमें एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाएगा, या तो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें डिसरप्टिव सिलेक्शन की, तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। चलिए तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kgs. 95% of the newborn with an average weight between 3 to 3.3 kgs survive, whereas 99% of the infants born with weight 2 to 2.5 kg or 4.5 to 5 kg die. Which type of selection process is taking place? तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kgs. 2 से 5 किलो तक के हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो पैदा हो रहे हैं। अब एक्सट्रीम्स क्या हो जाएंगे इसमें? 2 kgs एंड 5 kgs. 97% ऑफ द न्यूबॉर्न विथ एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3 kgs. अब 97% 3 to 3.3 kgs के हैं। मतलब ये आप अगर समझें तो ये अगर हमारा मीन वेट हो गया कि मीन वेट वाले 3 to 3.3 kgs वाले हैं, सर्वाइव्स 97 सर्वाइव कर जाते हैं, 97% सर्वाइव कर जा रहे हैं। Whereas 99% of the infants born with weight from 2 to 2.5 kgs and 4.5 to 5 kgs, ये 99% इनमें से ऑफस्प्रिंग्स डाई हो जाती है। मतलब एक्सट्रीम वाले जो केसेस हैं वो लीथल हो रहे हैं और जो मीन कैरेक्टर है वो फेवरेबल हो रहा है। तो मीन कैरेक्टर किस में आता है? विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस? तो अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ये किस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस होगा? अगर हम बात करें डायरेक्शनल की, तो डायरेक्शनल में कोई ना कोई एक्सट्रीम को फेवर किया जाता है। स्टेबलाइजिंग है जिसमें मीन कैरेक्टर को फेवर किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा स्टेबलाइजिंग। वहीं जो डिसरप्टिव की बात करते हैं, तो डिसरप्टिव में दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशन को अगर फेवर करते हैं तो वो चीज़ कहलाती है हमारी डिसरप्टिव सिलेक्शन। और साइक्लिकल सिलेक्शन तो कुछ होता नहीं है।
तो या हम कहें कि साइकिल्स में उस चीज़ को कंसीडर किया जाता है कि कौन सी पॉपुलेशन सर्वाइव करेगी. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन.